नमस्कार। आज मी मराठी में हम लोग हिंदी में बिहार के चुनाव के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ज्येष्ठ पत्रकार श्री निरंजन टकले हमसे बिहार के चुनाव में बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। निरंजन जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे ये पहला प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज ही खबरें आई है कि बिहार के चुनाव में भाजपा ने एक घोषणा की कि कोविड वैक्सीन जो होगा, वो बिहार में फ्री दिया जाएगा। ये जो घोषणा थी, इसके ऊपर बहुत टीका-टिप्पणी हो गई, बहुत सारे लोग बोलने लगे। लेकिन जब कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव के दरमियान लगा रहा है, इस वक़्त ऐसी घोषणा करना क्या उचित है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। बेसिकली बात ये है कि आज बिहार की चुनाव का भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जो चुनाव का मैनिफेस्टो है और उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर आक्षेप लिया जा सकता है। पहले तो उन्होंने कहा है कि फ्री कोविड वैक्सीनेशन वो बिहार में करेंगे अगर वो चुन के आते हैं। तो बेसिक इसमें बात ये है और आपत्ति इस बात की है कि एक तो पैंडेमिक एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है जब से ये लॉकडाउन शुरू हुए और सारे अधिकार केंद्र ने अपनी तरफ ले लिए। तो अब जब वैक्सीनेशन की बात आएगी तो केंद्र सरकार को ये पॉलिसी डिसाइड करनी होगी कि कौन से राज्य में किस तरह से ये और किस प्रायोरिटी से इसको लोगों को वैक्सीनेशन देना है। अब जब बिहार में चुनाव है तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र में ये कैसे आ सकता है? क्योंकि अगर वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी करना है, तो वो बिहार सरकार करेगी या भारत सरकार करेगी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के घोषणा पत्र की बात कैसे बन सकती है? जबकि इसका डिसीजन केंद्र सरकार लेने वाली है। तो ये पहला ऑब्जेक्शन है और पैंडेमिक के मामले में जब पूरी देश पर ये महामारी छाई हुई है, पूरी दुनिया में इस पैंडेमिक का असर हुआ है, पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, इंडिया में लोग मर रहे हैं, इंडिया में 70 लाख से ज़्यादा पेशेंट आज कोविड के वजह से प्रभावित हुए हैं। ऐसी सूरत में जब बीजेपी का घोषणा पत्र इस बात को कहता है कि हम वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, तो क्या बाकी राज्यों में जहाँ चुनाव नहीं है, वहाँ के नागरिकों की, वहाँ के सिटीज़न्स की कोई गलती है कि उनके यहाँ चुनाव नहीं है, तो उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा? तो इस तरह से एक राज्य के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की घोषणा करना और बाकी राज्यों को इस मतलब इस उलझन में रखना कि उन्हें पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, प्रायोरिटी क्या होगी, ये सारी उलझनें बाकी राज्यों के सिटीज़न्स के ऊपर रहेगी। दूसरी बात ये है कि क्या ये मतदाताओं को डराने की बात है कि आप अगर हमें वोट नहीं दोगे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। आप अगर हमको वोट नहीं दोगे, तो आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा मतदाताओं को। तो इसलिए ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है और इस आपत्ति को लेकर कई सारे विपक्ष पार्टियों ने इसके बारे में बोलना शुरू किया है। लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से भी मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है और मैं तो कहूँगा ये सीधी धमकी दी है मतदाताओं को कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे, तो आपको इसकी बहुत कीमत महँगी पड़ेगी या हम आपको मरने के लिए छोड़ देंगे। और इस तरह से बात करना, इस तरह से घोषणा पत्र जारी करना, ये कानून के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में जो आर्टिकल 14 है, जो इक्वालिटी बताता है, उसके खिलाफ है, क्योंकि एक ही राज्य के लिए आप घोषणा कर रहे हो। ये भी बहुत इसमें गलत है। तो हर मामले में इस घोषणा पत्र के बारे में आपत्ति है और शायद मैं तो चाहूँगा कि विपक्ष पार्टी इस मामले में चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या और कम्युनिस्ट पार्टी की जो चुनाव में हिस्सा ले रही है वहाँ पे बिहार में, वो सुप्रीम कोर्ट तक दरवाज़ा खटखटाए इस मामले में। इस तरह से फेवरिज़्म नहीं हो सकता है, इस तरह से मतदाताओं को डराया नहीं जा सकता है। निरंजन जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस प्रकार पर ऐसी घोषणा करने पर
क्या आप इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद रखते हैं कि वो शायद नोटिस जाहिर कर दे, शायद कोई एक्शन ले ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। पिछले चुनाव में जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो अमित शाह ऐसे बोले थे कि अगर बिहार में आरजेडी और जनता दल जेडीयू की महागठबंधन अगर इलेक्ट होता है तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। ऐसी बातें करना, उस वक्त भी अमित शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं इलेक्शन कमीशन से इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन कमीशन से चुनाव आयोग से कोई भी उम्मीद इस बार मामले में नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं और देख रहे हैं पिछले 6 सालों से कि इस गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जितनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे सीबीआई हो, ये सारी इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही ज़्यादा दबाव में रखा हुआ है। और पिछली लोकसभा चुनाव के वक़्त भी ये देखा गया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने एक डिसेंट नोट लिखा था। जब मोदी जी की एक प्रचार सभा और अमित शाह की एक प्रचार सभा के बारे में कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई थी इलेक्शन कमीशन के पास, चुनाव आयोग के पास, तब उस डिसेंट नोट लिखने वाले इलेक्शन कमिश्नर के घर पर तुरंत उसके बाद इनकम टैक्स की, सीबीआई की रेड्स हुई थी, उसकी वाइफ के अकाउंट्स भी वेरीफाई किए गए थे। एक हैरेसमेंट उस कमिश्नर की गई थी और हमेशा ये देखा गया है कि इस तरह से वो जब भी कोई ऑफिसर एक संवैधानिक पोजीशन लेना चाहता है, तब उसे किस तरह से हैरेस किया जाता है। तो बिल्कुल भी चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भले इसको नकार दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इनकी प्रेशर में आया है, ये रिकॉर्ड पर आना चाहिए, ये लोगों को दिखना चाहिए। इसलिए वो जो भी जुडिशियल रास्ता अख्तियार किया जा सकता है, वो करना चाहिए और इस पर आपत्ति उठानी ही चाहिए। और एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि खबरों के अनुसार तेजस्वी यादव की जो प्रचार सभाएं हो रही है, उन प्रचार सभाओं को अभूतपूर्व ऐसा प्रतिसाद बिहार के लोग दे रहे हैं और वहाँ इतने लोग उनकी प्रचार सभाओं में जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया कल ही कि आप सोशल डिस्टेंसिंग ये इसका उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टीशन रूट लेके जब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सभाएं बहुत चल रही है तो उसको रोक दो, लेकिन बीजेपी सुशील मोदी की सभाएं चल रही है तो उसको छोड़ दो, ऐसी भूमिका लगती है? आपको क्या लगता है? जी, बिल्कुल ये बात सही है और दूसरी बात मतलब इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूँगा। आज ही कुछ देर पहले कल 2 दिन बाद राहुल गांधी की कांग्रेस के जो नेता है, उनकी पूर्णिया जिले में एक पब्लिक रैली होने वाली थी और पूर्णिया में पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जो परमिशन लोकल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, तो हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन मना कर दी गई है। राहुल गांधी को इस बात की इजाजत नहीं दी गई है कि वो हेलीकॉप्टर से पूर्णिया आ सकते हैं। अब पूर्णिया अगर वो आ नहीं सकते तो पूर्णिया में जो रैली अनाउंस की गई है वो किस तरह से होगी? तो ये क्लियर कट दिखा जा रहा है। जैसे आपने कहा तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा रिस्पांस लोगों से मिल रहा है। लाखों की तादाद में भीड़ वहां पर उमड़ रही है। खासकर युवा वह उनकी सारी सभाओं में आ रहे हैं। उसमें 2 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो पूरे बिहार ने देखा है पिछले 4 सालों से कि लालू प्रसाद यादव जी को किस तरह से अलग-अलग तरीके से हरास किया जा रहा है, जेल में रखा गया है, बेल के लिए भी उनको इजाज़त नहीं दी जा रही, उनको अस्पताल में भी नहीं लेके जा रहे थे, अस्पताल में भी किस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ, ये सारी बातें पूरे बिहार ने देखी है। नंबर 2, बिहार की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज, बाकी राज्यों की तरह ही कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी तादाद में है और खासकर पैंडेमिक के बाद जो माइग्रेशन हुआ है लेबर्स का,
वो सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर्स ये बिहार में वापस आकर लौटे हैं, लाखों की तादाद में। और उनको कोई भी रोजगार वहां पर नहीं है। जो ऑलरेडी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो वहां है ही, इसमें ये अनएजुकेटेड जो लेबर्स थे, माइग्रेंट लेबर्स थे, वो वापस अपने अपने घर लौट चुके हैं और उनके हाथों को भी कोई काम नहीं है। इसके चलते जब तेजस्वी यादव ने अपनी मैनिफेस्टो में ये कहा था कि मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, और उसके बाद जिस तरह से उसको रिस्पांस सारी सभाओं में वहां पर मिल रहा है बिहार में, पूरे बिहार में, उसको देखने के बाद आज भी बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, पहले तो तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाया था। नीतीश कुमार ने, सुशील कुमार मोदी ने, दोनों ने उसका मजाक उड़ाया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए 58,000 करोड़ रुपए लगेंगे। ये 58,000 करोड़ रुपया तेजस्वी यादव कहाँ से लाने वाले हैं, इस तरह से सवाल वो वहां पे पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बचकाना नेता है। तो आज बीजेपी के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मतलब तेजस्वी यादव ने 10 लाख कहा था, उन्होंने 19 लाख कहा है। अब नीतीश कुमार को और सुशील कुमार मोदी को और नरेंद्र मोदी को इस बातों का जवाब देना पड़ेगा कि अगर 10 लाख के लिए 58,000 करोड़ रुपया आप तेजस्वी यादव को पूछ रहे थे, तो 19 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए जो लाख सवा लाख करोड़ लगेगा वो आप कहां से लाने वाले हो? पिछले बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था कि बिहार को मैं 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दूंगा, लेकिन 12,000 करोड़ का भी पैकेज एक्चुअली बिहार के हाथ में नहीं आया। 10% भी बिहार के हाथ में नहीं आया। ये देखा है बिहार में लोगों ने। और उसके बाद आज ये बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, इस वो पूरे मैनिफेस्टो में इस तरह से कई सारी बातें हैं जिस पर आपत्ति उठाई जा सकती है। तो उसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। लेकिन आपने जो कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन नहीं वहां पर कर रहे हो। दूसरी तरफ राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी जाती है। और सुशील कुमार मोदी या अमित शाह ये वहां पर रैलियां ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी वहां पर रैलीज लेंगे बिहार में। तो ये जो पार्टीजन बर्ताव है, फेवर एक पर्टिकुलर पार्टी को महागठबंधन को करने का और दूसरे गठबंधन को पूरी तरह से हरास करने की, एक तरह से साजिश करने की, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रहा है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में जो रिलीजियस सेरेमनी हुआ था, ग्राउंड लेइंग सेरेमनी, वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन वहां नहीं हुआ। ये भी लोगों ने देखा हुआ है। तो आज बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि बिहार के जो युवा है खासकर, वो पूरे देश में जितना पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसमें सबसे ज्यादा अवेयर अगर कोई होंगे तो बिहार के युवा है, जो पॉलिटिकली बहुत अवेयर रहते हैं और इस बात को वो जानते हैं कि किस तरह से ये पार्टीजनशिप वहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सरकार की अन्य संस्थाओं की तरफ से होती है। तो इसका जवाब भी शायद वो ईवीएम के द्वारा अपना मत देते वक्त जरूर देंगे। अ, निरंजन जी, हम हमने वो कोविड वैक्सीन फ्री में देने की बात की, लेकिन ये जो मैनिफेस्टो है बिहार के चुनाव में जो उन्होंने जारी किया, उस मैनिफेस्टो के बारे में आप हमें कुछ बताइए ना, क्योंकि इस मैनिफेस्टो में भी ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जिनको हम कह सकते हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं एक एक सिर्फ करेक्शन करूंगा, आपने जो कहा कि आपने कहा कि इसको हम जुमले कह सकते हैं। मैं कहूंगा हम नहीं कहते, अमित शाह कहते हैं कि वो चुनावी जुमले है। हाँ, तो ये उनका ही कहना है कि हम चुनाव या के वो दौरान जो कहते हैं वो जुमले होते हैं। वो जुमले होते अब बीजेपी के मैनिफेस्टो का ये कॉपी है। ये कहता है कि पहला उनका प्रॉमिस है कि हम 19 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। अब ये 19 लाख जॉब सुशील कुमार मोदी ने विस्तार में जाते हुए ट्वीट कर कर बताया कि इसमें से 5 लाख जॉब होंगे आईटी सेक्टर में, 1 लाख जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे हेल्थ सेक्टर में, 3 लाख जॉब ये एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट किए जाएंगे, और 10 लाख जॉब्स ये एग्रीकल्चर में। अब इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर हेल्थ और एजुकेशन है। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से
4 लाख जॉब क्रिएट किए जाए। अब 10 लाख जॉब एग्रीकल्चर में बनेंगे, ऐसा वो जो कहते हैं, ये लोगों के भरोसे है। बिहार के जो किसान हैं, वो उन्होंने ये 10 लाख जॉब क्रिएट करने हैं। इसके बारे में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो कह रहे कि 19 लाख जॉब क्रिएट होंगे, उसमें से 10 लाख एग्रीकल्चर में होंगे, तो ये लोगों के भरोसे छोड़ दिया है। 5 लाख जॉब वो कहते हैं कि आईटी सेक्टर में क्रिएट होंगे। अब कैसे होंगे? क्योंकि बिहार में आईटी सेक्टर तो होना चाहिए पहले, उतनी बड़ी तादाद में और स्ट्रेंथ में, जहां पावर फेल्यूर्स है, जहां लोड शेडिंग है, जहां पर पानी की समस्या है, जहां इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड की बैंडविड्थ नहीं मिलती है, तो वो आईटी सेक्टर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक बुनियादी वहां की जो जरूरत है आईटी सेक्टर की, चाहे वो पावर की हो, पानी की हो या बैंडविड्थ की हो, ये तीनों वहां पर नहीं है। अब ऐसी सूरत में पहले तो आईटी सेक्टर क्रिएट करना होगा। बिहार का सोशल एटमॉस्फेयर इतना सेफ और लॉ एंड ऑर्डर को इतना अच्छा मजबूत बनाना होगा कि वहां पर आईटी सेक्टर जाना चाहेगा। पहली बात तो रस्तों की हालत इतनी खराब है वहां पर, पूरे बिहार राज्य में, कि वहां पता नहीं आईटी सेक्टर जाने के लिए तैयार होगा भी या नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर में 5 लाख जॉब क्रिएट होंगे। अब मानकर चलते हैं कि ये सब सरकार की तरफ से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, उसको कितना खर्चा आएगा, वो कहाँ से रेज किया जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। इसका कोई वहां पर डिस्क्रिप्शन या ब्यौरा नहीं दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ महिलाओं को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश में भी कहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाथरस हो गया और हाथरस जैसी कई सारी घटनाएं हुई। बिहार में भी जो हुआ है इसी सरकार के दौरान कि एक वुमेन्स बोर्डिंग की कुछ 19-20 लड़कियां या लापता हो गई, उनकी लाशें मिली बाद में। तो ये किस तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे, इसका कोई विवरण वहां पर मैनिफेस्टो में नहीं है। 30 लाख लोगों को पक्के घर मुहैया किए जाएंगे, ऐसा मैनिफेस्टो कहता है। अब ये 30 लाख घरों को बनाने के लिए, 30 लाख लोगों के लिए घर बनाने के लिए जो 30,000 करोड़ रुपए लगेंगे, वो कहां से आएंगे, इसका कोई अता पता उसमें नहीं है। क्या वो उसी तरह 1.25 करोड़ का जो जुमला 5 साल पहले सुना था, उसी तरह ये जुमला नहीं हो सकता है? ये जरूर होगा, क्योंकि ये बिहार की जनता ने अनुभव किया है पिछले 5 सालों में कि वो 1.25 करोड़ तो आए ही नहीं कभी। फिर उन्होंने कहा है कि 9वीं कक्षा से लेकर जो जो स्टूडेंट्स रहेंगे उन सबको टैबलेट्स बांटी जाएंगी। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हम स्टूडेंट्स को टैबलेट्स देंगे, और अखिलेश यादव की सरकार ने टैबलेट्स दिए। तब इसी भाजपा ने कहा था कि ये मतदाताओं को रिश्वत दे रहे। अब वही भाजपा बिहार में उसी रिश्वत को देने के लिए तैयार है अपनी घोषणा पत्र के जरिए। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात है। और वैक्सीनेशन की भी जो बात है, उसमें भी उन्होंने जो बाद में इसका स्पष्टीकरण दिया है, वो पढ़ना चाहूंगा एक्चुअली। वो बिहार के बीजेपी के जो लीडर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन्स विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल इंडियंस एट नॉमिनल कॉस्ट्स, ऑल स्टेट्स कैन मेक इट फ्री, इन बिहार वी विल। मतलब इसकी कॉस्ट होगी, और इनका कहना है कि बिहार में वो इसे मुफ्त देंगे। मतलब इसका पैसा या तो भाजपा देगी बिहार की, या बिहार की सरकार की तरफ से दिया जाएगा उसका पैसा। लेकिन वो कितना होगा और उसकी प्रोविजन कहां से करेंगे?
और उसकी प्रोविजन वहां वो कर रहे हैं, तो अन्य राज्यों में क्या होगा? अब इसका जो एक अंदाजा है लगाया गया है कि अंदाजन इसकी कीमत क्या होगी, तो ये कहा जा रहा है कि एक डोज की कीमत $2 के करीब होगी और 2 डोज कम से कम लेने होंगे। तो हम मानकर चलेंगे अगर $4 या ₹300 भी इसकी कॉस्ट है, तो ये ₹300 की पर पर्सन वैक्सीनेशन की। एक गरीब फैमिली में अगर 5 लोग हैं, तो उस फैमिली को ₹1500 देने पड़ेंगे इसके लिए। अब पूरे भारत में, पूरी इंडिया में इतनी सारी गरीब फैमिलीज है। सिर्फ सरकार कहती है कि जनधन जो अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट, वो जनधन अकाउंट में कुछ 40-45 करोड़ अकाउंट्स बन गए। अब वो 45 करोड़ फैमिलीज महीने में ₹1500 ये कहां से लाएंगे? जिनकी आमदनी 2 या ₹2500 से कम है, महीने की आमदनी, वो अपनी ₹2500 की आमदनी में से ₹1500 इस वैक्सीनेशन के लिए कहां से मुहैया करेंगे? कहां से दे पाएंगे? और नहीं दे पाएंगे तो क्या इसका मतलब वो ऐसा होगा कि जो अफोर्ड कर पाएगा उसे ही वैक्सीन मिलेगा? इसका इसकी पॉलिसी कहाँ है सरकार के पास? कि ये कहा जा रहा है, क्योंकि अलग-अलग नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट से भी ये समझ में आ रहा है कि ये 4 डिग्री सेल्सियस पर वैक्सीन स्टोर करना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसको एडमिनिस्टर करना होगा, देना होगा एक्चुअल लोगों को। अब ये टेम्परेचर मेंटेन करने का पूरा लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सरकार को तैयार करना है, भारत सरकार को, तो कम से कम 80,000 करोड़ रुपया लगेगा। कम से कम 80,000 करोड़। आज ये हालत है कि दिल्ली के 3 अस्पतालों के डॉक्टर्स को पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है और वो स्ट्राइक कर रहे हैं वहां पे। डॉक्टर्स, कोविड की ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स दिल्ली में, देश की कैपिटल में, राजधानी में, ये स्ट्राइक पर है कि हमको 4 महीने की सैलरी जो नहीं दी है वो दो। अब ऐसी सूरत में 80,000 करोड़ कहां से लाएंगे? राज्य सरकारों का जीएसटी से जो मुआवजा बनता है, जीएसटी का जो जो लेजिटिमेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कानूनी प्रावधान है कि वो देना ही होगा, उसके बारे में यही फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन कहती है कि हम नहीं दे पाएंगे बिकॉज दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। अब आप ये नहीं दे पा रहे हो, आप ये फ्री वैक्सीनेशन कैसे दोगे? कहां से उसके लिए पैसा लाओगे? ये जरूर चुनावी जुमला है और इस चुनावी जुमले को बिहार के लोग समझेंगे। यही नहीं, ये पूरा मैनिफेस्टो चुनावी जुमला है। ये 30 लाख घर नहीं दे सकते, नहीं तो ये दे चुके होते अभी तक। और और सब ही डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो ये कर चुके होते। और ये सवाल ये भी है कि आज आज के दौर में जीएसटी के बाद राज्यों के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। वो तो चली गई जीएसटी के बाद, और वो रेवेन्यू चला गया। रेवेन्यू का जो हिस्सा है वो भी नहीं मिल रहा, और उस हिस्सा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कर्जा ले रही है, जिसका ब्याज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भरना पड़ा। ये सब कैसे होगा? वो भी ऐसा है, वो भी 2.25 लाख करोड़ कम से कम उनको, केंद्र सरकार को जीएसटी के मुआवजे के लिए प्रोविजन करना जरूरी है। वो 2.25 लाख करोड़ में से 1,14,000 करोड़ का ही कर्जा उठा रहे हैं, जिसकी ब्याज की रिपेमेंट राज्य सरकारों को करनी है। वहां पर उनको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो केंद्र सरकार कर्जा उठा रही है। लेकिन गारंटी नहीं है, लेकिन रिपेमेंट तो करना है उसका। और वो रिपेमेंट कहां से करेंगे? कहां से करें? अगर उनका रेवेन्यू का एकमात्र सोर्स जो जीएसटी है, जीएसटी का उनका शेयर है राज्य सरकारों का, वही उनको नहीं दिया जा रहा है। कैग की रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट केंद्र सरकार की ये कहती है कि केंद्र सरकार ने कैग के 30-40 हजार करोड़, 45 हजार करोड़ रुपए राज्यों को वापस देने की बजाय कहीं और खर्च कर दिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कैग कहती है।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि इन्होंने कहीं और ही खर्च कर दिए। तो ऐसी सूरत में आज किसी का भी विश्वास नहीं है। जो फार्म एक्ट आया है उसके बाद तो बिहार की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि बिहार में 2006 से एपीएमसीज बंद है और उसका कोई फायदा बिहार के किसानों को नहीं पहुंचा है। अब तो यहाँ पर वो प्राइवेट कंपनीज को भेजेंगी, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को भेजेंगी, तो अब तो उनका और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा। फ्लड की प्रॉब्लम जो है वो हर साल बिहार में होती है। इस बार भी फ्लड जब हो रहे थे तब इनका पार्टी निगोसिएशन चल रहा था, सीट सीट शेयरिंग अरेंजमेंट। लेकिन उस फ्लड की तरफ वजह से जो पूरा नुकसान हुआ बिहार में, उसकी तरफ किसी ने देखा तक नहीं। जो आज ही एक रिपोर्ट आई है कि जो आदमी बिहार में टीचर का जॉब करता था, वो आज मतलब रोजगार हमी में एनआरईजीए पर लेबर का काम कर रहा है। ये वहां की हालत है। जो टीचर थे उनके जॉब चले गए, ये कह रहे हैं कि हम 3 लाख टीचर्स अपॉइंट करेंगे। कौन भरोसा करेगा ऐसी सूरत में? निरंजन जी, एक बात और थी, मैंने एक वीडियो देखा, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस साहब है, वो उनके ऊपर भाजपा ने बिहार की जिम्मेदारी दी है, बिहार के चुनाव की। तो उनका एक भाषण देखा, तो उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी को अगर कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रिय है तो वो है बिहार। तो मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया, क्योंकि आपने जो बात की थी उसके ऊपर ही मैं जाने वाला था कि मोदी जी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। उस पैकेज का क्या हुआ? सीताराम जी ने महोदया सीताराम जी, उन्होंने कहा था, उन्होंने तो कई निर्मला लाखों सीतारामन। करोड़ों की बात की थी कोविड के बारे में। उनका क्या हुआ? तो और अभी ये कह रहे हैं कि सबसे प्रिय जो राज्य है नरेंद्र मोदी जी को, तो वो बिहार है। तो वो बिहार से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? वो एक सवाल है। तो आप इसके ऊपर क्या बात करेंगे? ऐसा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बिहार में जाकर मतलब महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार में जाकर इस बात को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पूरे देश में अगर कोई राज्य प्यारा है तो वो बिहार है। तो जब तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब तक क्या वो सौतेले बेटे की तरह उनको नरेंद्र मोदी की तरफ से बर्ताव हो रहा था? उनको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री 2 राज्यों के बीच में इस तरह से मतलब डिफरेंस करता है। हर राज्य को देश के प्रधानमंत्री ने इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इसमें कोई प्यारा दुलारा और कोई नकारा हम कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरे देश की जनता के वो प्रधानमंत्री है, वो एक राज्य के प्रधानमंत्री नहीं है। हालांकि वो गुजरात से है, चुनकर उत्तर प्रदेश से आए हैं और अभी भारत इंडिया के प्रधानमंत्री है। लेकिन इस तरह से अगर वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ बिहार प्यारा है अन्य राज्यों की तुलना में, तो इस बात को कहना भी बहुत गलत है और आपत्तिजनक है। और खासकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहना, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जहां जहां चुनाव है, तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री को वो राज्य सबसे प्यारा होता है, चुनाव के बाद नहीं होता। क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था, जैसे आपने कहा, 1.25 करोड़ का पैकेज उन्होंने बिहार को प्रॉमिस किया था। जैसे ही वो चुनाव हार गए, तो उन्होंने वो 1.25 करोड़ भूल गए वो पैकेज देना। कुछ दिन बाद उन्होंने जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार गिराई और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सुशील कुमार मोदी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनकर वहां पर सरकार बनी, उसके बावजूद वो 1.25 करोड़ रुपया उन्होंने बिहार को नहीं दिया, जबकि वो खुद भाजपा उस सरकार में शामिल थी। फिर भी वो 1.25 करोड़ रुपए वहां पर नहीं मिले, वहां नहीं दिए गए उस पैकेज को। और इसके बाद भी अगर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, तो वो क्या बिहार की जनता को बेवकूफ समझते हैं? बिहार की जनता जानती है, बिहार ऐसा राज्य है जहां इस विश्व का पहला विश्व विद्यापीठ था। वो बहुत समझदार मतदाता है बिहार के। हालांकि फिल्मों में और टेलीविजन चैनल्स की तरफ से उनका मजाक उड़ाया जाता है,
लेकिन वो बहुत सुलझे हुए मतदाता है बिहार के, और वो इस बात को भी समझेंगे, देवेंद्र फडणवीस की इस बात को भी समझेंगे, और किस तरह से उनके साथ ये बर्ताव हुआ है पिछले 5 सालों में, ये भी वो जानते हैं। तो इसका बहुत कड़ा जवाब वो चुनाव के दिन ज़रूर देंगे। और एक बात मेरे मन में आई, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मराठी लोग हैं, और मराठी होने से ज्यादा वो बीजेपी के लोग हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स है वो बीजेपी के, आरएसएस के लोग हैं। तो उनसे शिकायत ये रहती है कि ये सब भैया लोग वहां से बीजेपी, भैया लोग यूपी बिहार से आते हैं, हमारे यहाँ का रोजगार छीन लेते हैं, और हमारे यहाँ आके हमारी मराठी संस्कृति को तबाह कर देते हैं। छठ पूजा, मैं छठ पूजा के बारे में आपसे बात करूंगा कि ये जो बीजेपी के समर्थक जो रहे हैं, कार्यकर्ता है, समर्थक है, आरएसएस के कार्यकर्ता समर्थक है, वो उस छठ पूजा से नफरत करते हैं, क्योंकि वो बिहार का त्योहार हो गया। ये तो हिंदू त्योहार है, लेकिन उसे बिहार का त्योहार मान के उससे नफरत करते। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आप बिहारी लोगों से, जब वे महाराष्ट्र में आके काम करते तो इतनी नफरत करते, और आप बिहार में चुनाव में जाके बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ये बिहार राज्य सबसे प्यारा है। तो इसका तालमेल कैसे जुड़ाया जाए? नहीं, मैं तो इस बात को मानता ही नहीं कि एक तो संविधान ने ये इजाज़त दी है कि आप कहीं भी जा सकते हो इंडिया में। आपको हक है कि आप आपका रोज़गार कमाएँ। यू हैव अ राइट टू लिव अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको अपने अपना रोज़गार कमाने का आपको संविधान ने अधिकार दिया है, और जहाँ चाहे वहाँ कमाने का अधिकार वो अधिकार दिया हुआ है। जब तक आप लेजिटिमेट तरीके से अपना रोज़गार कमा रहे हो, कानूनी तरह से, तब तक उसमें किसी को आपत्ति होने की या हर्ज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आपने जो कहा कि इस तरह से संस्कृति पर आक्रमण होता है, कि बिहार के लोग महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र की संस्कृति पर हावी होना चाहते हैं। मैं आपसे पूछूँगा, आप अमेरिका में हो, इतने सारे इंडियंस अमेरिका में है, लाखों की तादाद में है, वहाँ वोटिंग भी करेंगे। तो क्या आपने अमेरिकन कल्चर को मतलब इन्फ्लुएंस कर दिया है इंडियन कल्चर से? नहीं तो होता है ऐसे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। मेरा तो मेरा तो अनुभव ये है कि कल्चर डिमिनिश नहीं होता, एनहांस हो जाता है। एग्जैक्टली वो एनरिच होता है। कल्चरल हमेशा कल्चर में एनरिचमेंट आती है। तो लेकिन ये बीजेपी का जो एक कल्चरल नेशनलिज्म का एक बेवकूफ़ी है एक्चुअली, कि वो कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर का पूरी इंडिया पर आक्रमण हो रहा है, और वो अगर हो रहा है तो वो कैसे उसका मुकाबला करेंगे? वो आर्चिज़ गैलरी में जाकर ग्रीटिंग कार्ड फाड़ देंगे या उनकी उनके शीशे तोड़ देंगे उस दुकान में जाके, और कहेंगे कि इस तरह से हम उसको मतलब इसका जवाब हम देते हैं। इस तरह से नहीं होता है। कल्चरल एनरिचमेंट हमेशा होती रहती है, क्योंकि वो एक एसिमिलेशन होता है 2 कल्चर्स का। तो बिहार के लोग आकर महाराष्ट्र में आकर उनके रिवाज़ों के हिसाब से अगर वो यहाँ पर पूजा करते हैं, तो उससे कोई महाराष्ट्र की कल्चर पर असर उसका नहीं होता है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इनसिक्योर करने के लिए हमेशा ये फ़ैसिस्ट आइडियोलॉजी की ज़रूरत रही है कि हर चीज़ के लिए वो किसी न किसी काल्पनिक शत्रु को दिखाए, एक इमेजिनरी एनिमी दिखाए, कि ये क्यों गलत हो रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को रोज़गार क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बिहार के लोग रोज़गार छीन रहे हैं। तो ये एक इमेजिनरी एनिमी दिखाने की जो फैसिस्ट आइडियोलॉजी है, उस तरह से ये महाराष्ट्र में और अन्य प्रांतों में प्रचार करते हैं। लेकिन बिहार में जाने के बाद बिहारियों को खुश करना है, इसलिए उनको कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का सबसे प्यारा प्रांत अगर कोई होगा, प्रदेश होगा, तो वो बिहार है। अब मैंने जैसे कहा कि जिस प्रदेश में विश्व का पहला विश्व विद्यापीठ था, वो लोग बहुत सुलझे हुए हैं। वाक़ई में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत सुलझे हुए हैं। वो इस दोगली नीति को समझेंगे, समझते हैं।
देवेंद्र फडणवीस भले उनको खुश करने के लिए ये कर रहे हो, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि दे आर बटरिंग, ही इज बटरिंग, लेकिन इस तरह से वो बेवकूफ नहीं बनेंगे। वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं, पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं बिहार के मतदाता, और वो इसका बहुत कड़ा जवाब देंगे चुनाव में। आप आपसे और एक सवाल करना चाहता हूँ कि वो है लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, और चिराग पासवान अभी उस पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने एक अजीब तरीका निकाला चुनाव लड़ने का। वो कह रहे हैं कि मैं तो मोदी जी के साथ हूँ, और मुझे कोई अगर दिक्कत है तो अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है, और हमारा मुख्यमंत्री होगा एलजेपी का और बीजेपी का मिलके। लेकिन तो मुझे आपसे दो सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या एलजेपी इतना प्रतिभाशाली है कि उसका कोई असर इन चुनाव में होगा, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी की एक चाल हो सकती है, क्योंकि समझो अगर इलेक्शन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई, और उस वक्त जेडीयू की जो सीटें हैं वो कम हो गई, तो उस वक्त क्या बीजेपी एलजेपी के साथ जाएगी और जेडीयू को डिच कर देंगी? क्या ये हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ा विस्तार में इस बात को कहूँगा कि ये जो चिराग पासवान है, जैसे आप मतलब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ, और रामविलास उनके जो पिता है, जो केंद्रीय मंत्री थे, लोक जनशक्ति पार्टी के, तो रामविलास पासवान जी का देहांत होने के 3 या 4 दिन बाद चिराग पासवान ने ये बयान दिया कि मेरा अगर सीना आप फाड़ के देखोगे, तो उसमें आपको मोदी जी की तस्वीर दिखेगी। मतलब उस दिन मेरे दिमाग में ये आया था कि रामविलास जी को की आत्मा को ऐसे लगता होगा कि किस चिराग को मैंने जन्म दे दिया। मेरे मृत्यु के, मेरी देहांत के बाद मेरा बेटा ये कह रहा है कि अपना सीना फाड़ के देखिए तो नरेंद्र मोदी उसमें दिखेंगे। मतलब वो ये नहीं कह सकते कि मेरे सीने में मेरे पिता है। इसके मतलब चिराग पासवान ये नहीं कह रहे कि मेरे सीने में मेरे पिता है, वो ये कह रहे कि मेरे सीने में नरेंद्र मोदी है। क्या क्या सोचा होगा रामविलास पासवान जी की आत्मा ने ये सुनने के बाद। और दूसरी जो पॉलिटिकल बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी ये कह रही है, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ है। अब बीजेपी का मैनिफेस्टो आज जो आया है, पहली बार इस किस्म का मैनिफेस्टो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया होगा कि उस मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है, उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। मतलब बीजेपी अपनी घोषणा पत्र में ये कह रही है कि बिहार के आने वाले मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के रामविलास पासवान होंगे। नीतीश लेकिन लेकिन बीजेपी के दूसरे अलाय जो है, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, वो कहते हैं कि वो नहीं होंगे, उनको तो मैं उनके खिलाफ हूं, उनको हरा कर रहूंगा, और एलजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ये कैसा है? तो ये सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि ये बीजेपी की ही चाल है शतरंज की, और बीजेपी ये चाहती है कि लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल यूनाइटेड को दुर्बल करे, उसको वीक करे, और ऐसी सूरत में लोक जनशक्ति पार्टी आगे आए, या तो 3 पार्टियों की सरकार बनेगी जिसमें बीजेपी नंबर 1 पार्टी होगी, नंबर 2 शायद जेडीयू होगी, नंबर 3 चिराग पासवान की पार्टी होगी। और ऐसा नहीं होता है, अगर एलजेपी नंबर 2 पे आती है और बीजेपी नंबर 1 पे रहती है, तो वो शायद जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार को पूरी तरह से दरकिनार भी कर सकती है। और ये भी अभी तक पूरे अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, वहां ये देखा है कि किस तरह से शिवसेना को भी उन्होंने एक बार दरकिनार करने की बात की थी। तो सेम पैटर्न वहां पे भी हो सकता है। तो ये चाल तो है शायद भारतीय जनता पार्टी की, शायद अमित शाह ने चली हुई,
लेकिन यही चाल शायद उनको पूरी तरह से परास्त भी कर सकती है, क्योंकि आज जनता दल यूनाइटेड उनके गठबंधन की सबसे शक्तिशाली पार्टी है और उसको ही अगर आप वीक कर रहे हो तो इसका 100% खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। और इस बारे में और एक बात मेरे दिमाग में आई कि एक अलग सा कोइंसिडेंस है कि बीजेपी ने शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाने का वचन दिया था महाराष्ट्र के इलेक्शन में 2 साल तक। वो वचन उन्होंने तोड़ दिया, इसलिए शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई। और उस दरमियान जो चर्चाएं चल रही थी शिवसेना और बीजेपी की, उसमें शिवसेना ने खाली एक ही डिमांड की थी कि सिर्फ मुख्यमंत्री पद जो है वो आधा आधा बांट लो। पहले 2.5 साल आप रहो, दूसरे 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रखो। तो ये बात भी उन्होंने नकार दी। और देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के साथ गए, जिनको मोस्ट करप्ट पार्टी संबोधित किया गया था, उनके साथ गए। उनको अपना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने बनाया, वो भी रात के या सुबह सुबह 6 बजे बनाया। और वही देवेंद्र फडणवीस आज बिहार के चुनाव के बीजेपी के प्रमुख है। तो ये मुझे कोई एक कोइंसिडेंट या स्टैटिस्टिकल वेरिएशन नहीं लगता, ये कुछ सोची हुई और समझी हुई चाल लगती है। ऐसा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि भाजपा ने बिहार के चुनाव का इंचार्ज उसे बनाया है जिसे धोखा देने का एक्सपीरियंस है। हाँ, क्योंकि उसने शिवसेना को के साथ गठबंधन करते वक्त ये प्रॉमिस किया था कि 2.5 साल शिवसेना का चीफ मिनिस्टर रहेगा। चुनाव के बाद उन्होंने ये कहा कि ऐसा हमने कहा ही नहीं था, और उस एक बात पर 30 साल की उनकी जो अलायंस थी, 30 सालों से बीजेपी और शिवसेना की अलायंस महाराष्ट्र में रही है, 1984-85 से लेकर। लेकिन उस 30 साल के अलायंस को बीजेपी ने एक झटके में तोड़ा था और मुकर गए थे इस बात से कि हमने ऐसा कोई वादा उनसे किया था। तो इस तरह से धोखा देने का जिसको एक्सपीरियंस है, ऐसे देवेंद्र फडणवीस को बिहार की चुनाव का इंचार्ज बनाया गया। तो या तो वो नीतीश कुमार को धोखा देंगे या चिराग पासवान को धोखा देंगे, लेकिन धोखा देना ये तो फितरत में है उनकी, तो ये जरूर होगा। और धोखा सिर्फ उन्होंने मतदाताओं को नहीं दिया, बीजेपी ने एनसीपी अजित पवार जी के ऊपर जो आरोप थे, सिंचन के बारे में जो आरोप थे, हजारों करोड़ का घपला हुआ, ऐसी बातें उन्होंने की। लेकिन उसी अजित पवार जी को उन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री बनाया। तो धोखा सिर्फ मतदाताओं को नहीं, अपने आप को भी, अपने विचारों को भी, अपने तत्वज्ञान को भी धोखा देने में ये आगे पीछे नहीं देखते। नहीं, उनका कोई तत्वज्ञान नहीं है। पहली बात तो ये है कि भाजपा या आरएसएस का कोई तत्वज्ञान नहीं है। उनको सिर्फ सत्ता में आना है, और सत्ता में आने के लिए जो भी करना पड़े वो उनके लिए जायज है। तो जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक बार नेशनली करप्ट पार्टी कहा था, नरेंद्र मोदी ने खुद, उस पार्टी के साथ, पार्टी के लीडर के साथ रात के अंधेरे में छुप कर ये शपथ ग्रहण समारोह किया था। और उन्हीं जिस अजित पवार के खिलाफ उनके सबसे बड़े आरोप थे 70,000 करोड़ रुपए की सिंचाई घोटाले के, उन्हीं को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया। सिर्फ उनको डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, दूसरे ही दिन हाईकोर्ट ने ये एफिडेविट दे दिया कि ऐसा कोई सिंचाई घोटाला हुआ नहीं है और इसमें अजित पवार का कोई रोल नहीं है। ये भी उन्होंने एफिडेविट करके दे दिया। तो इसका ये सीधा मतलब, वही मैं कह रहा हूं कि सीधा मतलब ये है कि सत्ता के लिए उनको सब कुछ चलता है, कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कश्मीर में उन्होंने पीडीपी के साथ अलायंस किया था। बाप बेटी की सरकार कहकर नरेंद्र मोदी पब्लिक रैलीज में, सभाओं में
उन पर टीका करते थे, उन पर टिप्पणी करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे, उनको एक्यूज करते थे। बाप बेटी मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी महबूबा मुफ्ती पर इस महबूबा तरह से मुफ्ती। उन पर एलिगेशन करते थे, लेकिन उन्हीं के साथ उन्होंने अलायंस सरकार कश्मीर में बनाई। तो उनको कोई परहेज नहीं है, उनकी कोई ऐसी कोई तत्वज्ञान नहीं है कि इसका हम आचरण करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, और वही वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं वही बात दोहराऊंगा कि बिहार की जनता ये पॉलिटिकली बहुत सुलझी हुई है, और वो इसको समझती है। जो बीजेपी के नेता कहते हैं उस बात को भी सुनते हैं, समझते हैं। जो नहीं कहते उसको भी सुनते और समझते हैं। तो इसका जवाब बीजेपी को इस बिहार की चुनाव में जरूर मिलेगा, ऐसी ऐसा ऐसा विश्वास मुझे है। और वो तेजस्वी यादव की सभाओं को जो रिस्पांस मिल रहा है उससे वो साबित भी हो रहा है। तो बिहार की जनता को इस तरफ तो जरूर ध्यान देना चाहिए कि बीजेपी का अपने मित्र पक्षों के साथ किस तरह का व्यवहार रहा है। शिरोमणि अकाली दल भी एनडीए से बाहर हो गया, तेलुगु देशम भी एनडीए से बाहर हो गया, शिवसेना भी एनडीए से बाहर हो गई। और दूसरी बात यह है कि क्या किन किन लोगों को वो चुनाव की जो सारा कंट्रोल है वो किन लोगों के पास है। देवेंद्र फडणवीस, जो आपने कहा धोखा देने में माहिर है, उनके हाथ में ये सब चुनाव का कंट्रोल है। तो बिहार की जनता इससे बोध ले, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। तो निरंजन जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इस चुनाव के बारे में जो जानकारी दी है और जो एक्सप्लेनेशन किया है इवेंट्स का, स्पेशली ये मैनिफेस्टो की ट्रिक हो या घोषणा करना हो, कोविड वैक्सीन फ्री करने की घोषणा हो, तो इसके ऊपर आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, हमको समझा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।